नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। वोटिंग के पहले दौर के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के टेप रिकॉर्ड के सामने अपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात की थी और अब जब चुनाव लगभग आखिरी दौर में पहुंच रहा है, तब मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड पर विपक्ष के सवाल चाहे जो हों, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या ये चुनाव सिर्फ टेप रिकॉर्ड के भरोसे ही लड़ा गया है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर यह कहकर हमला किया है कि देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुलकर कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि नरेंद्र मोदी के किस बयान को आधार बनाकर राहुल गांधी ने ये कहा, लेकिन इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर उनका पोस्ट गौर करने लायक है। राहुल गांधी ने लिखा है, जैसी बातें प्रधानमंत्री आजकल कर रहे हैं वैसी बातें कोई आम व्यक्ति करे तो आप उसे सीधा मनोचिकित्सक के पास लेकर चले जाएंगे। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने अभी एक दिन पहले कहा था कि इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह के समय तक मैं सिस्टम को अंदर से जान चुका हूं। ये सिस्टम निचली जातियों के खिलाफ है। सवाल पब्लिक का है कि क्या राहुल गांधी अपने ऐसे बयानों से सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं? ये बात बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि ये बात सही है कि चुनाव में अनकन्वेंशनल बयान हर ओर से आए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र छिन जाएगा जैसे बयान दे चुके हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने यह भी बयान दिया था कि एक्सरे की बात की थी और कहा था हम सबका एक्सरे लेंगे, जातियों का एक्सरे लेंगे, हम सबके धन का एक्सरे लेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है चुनाव बाद एक थी बीजेपी हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि 6 महीने में पीओके वापस आ जाएगा। सवाल पब्लिक का आज यही है कि ऐसे बयान क्या चुनावी लड़ाई की लाइन तय कर रहे हैं? क्या ये बयान बता रहे हैं कि कौन नर्वस है और कौन कॉन्फिडेंट? नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी 4 जून को किसकी बोलती बंद होगी? यही है आज सवाल पब्लिक का। राहुल गांधी की एक एक बात कांग्रेस की सोच, कांग्रेस के अंदरूनी हालात और उसकी रणनीति को समझने का सबसे अच्छा बैरोमीटर है। ऐसे में बीते 2 दिनों में सिस्टम से लेकर बायोलॉजिकल वाले राहुल गांधी के बयान क्या संकेत दे रहे हैं? पहले दोनों बयान सुनिए, फिर आगे बात करूंगी। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो,
हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? क्या राहुल गांधी देश को चलाने वाले सिस्टम से लेकर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश नहीं कर रहे? इन बयानों को आप 4 जून के नतीजों को लेकर राहुल गांधी का डर कहेंगे या कॉन्फिडेंस? इंडिया अलायंस की ओर से अकेले राहुल गांधी के चौंकाने वाले बयान नहीं हैं। उनके अलायंस पार्टनर अखिलेश यादव ने भी यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने और चुनाव के बाद एक थी बीजेपी का बयान देने के बाद आज क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। इस बार तो लग रहा है कि देश के प्रधान सांसद जी अपनी क्यूटो लोकसभा से भी हारने जा रहे हैं और इस बार इनका कोई मैनेजमेंट नहीं चलने वाला। जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, दिल्ली से बुला करके सब लोगों को मिलकर के मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, इनके अपने लोग ही इनको हरा रहे हैं। अखिलेश जी का दावा है कि मोदी वाराणसी में हार जाएंगे। क्योटो क्यों कहा वाराणसी को, मैं नहीं समझ पाई। पर इस बीच एक से बढ़कर एक बयान देने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही है। बीते कुछ दिनों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे विपक्ष के बिखर जाने का दावा किया है, ये भी सुन लीजिए। और ये इंडिया अलायंस वालों का हाल तो ऐसा है कि गाय ने दूध दिया नहीं, लेकिन घी खाने के लिए इंडी वालों में झगड़ा शुरू हो गया। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे। इंडी गठबंधन के बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए मनोचिकित्सक का रेफरेंस लाना राहुल गांधी की चुनावी खींच का संकेत है? क्या ऊट पटांग बयानों से बीजेपी और विपक्ष दोनों चुनावी सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं? मोदी बनाम राहुल गांधी के इस मुकाबले में 4 जून को किसकी बोलती बंद होगी, आज यही है सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी, राजकुमार भाटी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, शुभांकर भट्टाचार्य राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, असीम वकार साहब प्रवक्ता हैं AIMIM के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता कमलाकर त्रिपाठी, जिनसे मेरा पहला सवाल है। मैं पूछना चाहती हूं त्रिपाठी जी कि राहुल गांधी न्याय यात्रा कर चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, और इस चुनावी पूरे समय में पिछले 2-2.5 महीने से लगातार कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि मैं सिस्टम का हिस्सा हूं, और सिस्टम का हिस्सा मैं 1977 से हूं, अपनी दादी के समय से, अपने पिताजी के समय से, मनमोहन सिंह की समय से, और ये सिस्टम ओबीसीज और निचली जातियों के खिलाफ है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये अपनी ही कांग्रेस पार्टी के राज को एक तरह से
बता नहीं रहे कि वो किस तरह कटघरे में खड़ी है। होते हुए भी, परिवार के होते हुए, कांग्रेस पार्टी के होते हुए भी ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों चलता रहा? और ये कह के क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस पर खुद ही वार कर दिया, एक सेल्फ कॉल कर दिया? नविका जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जी की ये ईमानदारी है, सिस्टम के वो पार्ट रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है। वो जिस घर में पैदा हुए वो उस घर से राजनीति की डगर निकलती है, तो उसकी कोई ये नई बात नहीं है। और उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, राहुल जी इतने समय से लगातार किस बात को कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लोगों को एमिकेबल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। जिन जो जातियां आज तक अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं पा पाई हैं, क्रीमी लेयर हटना चाहिए। जिन लोगों को रियल जरूरत है उन्हें आगे आना चाहिए। और इसमें दिक्कत क्या है? राहुल जी हर हाथ तरक्की, हर हाथ शक्ति की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में 1 लाख रुपया महिलाओं को जो है वो देने की बात है, युवाओं को अप्रेंटिसशिप करा करके और उनको भी स्टाइपेंड देने की बात है, 1 लाख रुपया सालाना। तो हर तौर पर मजबूत करना, किसानों को मजबूत करना, गृहिणियों को मजबूत करना। जब देश का हर हिस्सा जो सबसे कमजोर तबका है, जो महात्मा गांधी ने जब कहा था कि अहंकार आए तो सबसे पिछले व्यक्ति को की तरफ देख लीजिए, तो वो राहुल गांधी जी सबसे पिछले व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं। लेकिन 55 साल जब तक कांग्रेस की सरकार रही, तब क्यों नहीं देखा? क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता अजय आलोक जी कि 55 साल से कांग्रेस की सरकारें कर क्या रही थी? और सरकारें थी किसकी? नाना जी की थी, दादी जी की थी, पिताजी की थी, मनमोहन सिंह जी की थी, यानी कि सोनिया गांधी जी, उसमें उनका काफी हस्तक्षेप था। तो ये जो सिस्टम की बात राहुल गांधी ने कही, क्या ये सिस्टम तब बिल्कुल ठप था? नविका जी, समस्या कमलाकर जी की और कांग्रेस के बाकी प्रवक्ता नेताओं सबकी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ये लोग डर जाते हैं कि अब राहुल गांधी क्या बोलेंगे। वो कहावत है ना, तू रेल सी चलती है मैं पुल सा थरथराता हूं। तो राहुल गांधी अक्सर ऐसा बोलते रहते हैं कि लोग थरथरा जाते हैं कि क्या बोले। अब मारा गुगली सीधे नेहरू जी से लेके अपने पिताजी राजीव गांधी सबको लपेट लिया कि मैं सिस्टम का हिस्सा रहा हूं, अब मुझे पता है कि सिस्टम हमेशा पिछड़ों के खिलाफ रहा है। अगर ये तो सही बात बोला, ये बिल्कुल सही बात बोला, ईमानदार आदमी है। देखिए, कमलाका मंडल कमीशन से लेके इंदिरा गांधी ने 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, उसके पहले एक और कमीशन था, उसको भी रिपोर्ट दबा दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट दबा के रखे राजीव गांधी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे राजीव गांधी ने मंडल कमीशन की खिलाफत की। तो ये सब तो उन्होंने देखा है भाई, तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि बिल्कुल सिस्टम पिछड़ों के खिलाफ रहा है। और इस 10 साल में उसी सिस्टम को मोदी जी ने ठीक किया है। जब ओबीसी के लिए संवैधानिक आयोग बनाते हैं मोदी जी, जब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण बढ़ाते हैं मोदी जी, जब दलित पिछड़ों और SC/ST को उनका अधिकार मिले ये सुनिश्चित करते हैं मोदी जी, उनका जितना सरकारी हिस्सा है वो सीधे उनके अकाउंट में जाए, 85 पैसा कोई खा नहीं जाए, ये व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं मोदी जी। तो स्वाभाविक है कि ये जब व्यवस्था बदलती है तो राहुल जी जैसे ईमानदार व्यक्ति को रात में सोते वक्त मोदी जी के सपने आते हैं और वो तारीफ करने लगते हैं मोदी जी की। तब फिर उनको चुप करवाया जाता है कि अरे ये मत बोल देना, ये मत बोल देना। इस द्वंद्व में राहुल जी पे मैं चूंकि डॉक्टर हूं, मैं समझ सकता हूं, वो इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि एक्चुअली ही नीड्स अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट। काउंसलिंग के लिए उनको साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और लगातार चुनाव हारते जबरदस्ती कांग्रेस का राजकुमार बनते कंटिन्यूअस लॉन्चिंग, रीलॉन्चिंग। मतलब देखिए 20 साल से तो हम ही लोग देख रहे हैं राहुल गांधी लॉन्चिंग, हमेशा क्रैश लैंडिंग। ये करते करते पूरी मनोदशा खराब हो चुकी है। अब उनके चक्कर में इंडक्शन इफेक्ट अखिलेश पे भी हो गया है। आप देखिए 17 में जब अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ अलायंस किया था तो पहली बार समाजवादी पार्टी 50 के नीचे गई विधायकों की संख्या में। फर्स्ट टाइम जब से समाजवादी पार्टी बनी है, भाटी जी को याद होगा, आज तक कभी समाजवादी 50 के नीचे नहीं गई थी, पहली बार गई। अखिलेश जी को अकल आई, 22 में अकेले लड़े, फिर 100 से ऊपर पहुंच गए। लेकिन फिर ये 24 में अखिलेश जी को इंडक्शन इफेक्ट हुआ है ना,
तो पिछले बार तो 5 आ गए थे, इस बार 4 कंधे भी नहीं मिलने वाला है। अब पता नहीं कहां सपना में बोलते हैं कि 79 सीट जीत रहे हैं, 79 सीट जीत रहे हैं। अरे जो बेस्ट प्रदर्शन हुआ आज तक का समाजवादी का इतिहास का, वो 2004 में 40 सीट, और उसमें भी सोनिया गांधी ने अंदर घुसने नहीं दिया था अमर सिंह को और मुलायम सिंह को, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा समर्थन, जाओ कर लो जो करना है। और उसके बावजूद गलबैया करके घूम रहे हैं, और ये सब अटर फ्रस्ट्रेशन में, बायोलॉजिकल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तब ये बात कहने वाला व्यक्ति, क्या मानसिक फ्रेम आपको ठीक लगता है या आपके दर्शकों को ठीक लगेगा? क्या आज की तारीख में कोई कहेगा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं? ये लेकिन ये दोनों तरफ से हो रहा है अजय आलोक जी। टोटी चोर इस तरह से एक सभा में प्रधानमंत्री कहें, ये क्या सही है? टूटी चोर क्या गलत बोला? एक मिनट, टूटी चोर क्या गलत बोला? नहीं, टूटी चोर क्या गलत बोला? क्या अखिलेश अपने बंगला से टोटी चोरी करके नहीं लगे थे? क्या कंप्लेन फाइल नहीं हुई थी लखनऊ में कि मुख्यमंत्री आवास से टोटी गायब है? अगर योगी जी कह रहे हैं कि पीओके वापस आएगा, राजनाथ सिंह कह रहे हैं पीओके खुद अपने आप आ जाएगा, वहां की ऐसी स्थिति बन रही है, पीओके में रोज दिन ऐसी डिमांड हो रही है। खैर, योगी जी अगर कह रहे हैं कि 6 महीने में हुई पीओके आ थी जाएगा, नहीं तो हुई थी, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री का ऑफिस बड़ा ऑफिस है, उनके लिए बड़ी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, देश को राह दिखाने की बातें हैं। लेकिन राजकुमार भाटी जी 80 में से 80 सीटें आपको आ जाएंगी, एक थी बीजेपी हो जाएगा, तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन सबसे ऊपर मैं पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी जब कहते हैं प्रधानमंत्री को मनोवैज्ञानिक के पास ले जाना चाहिए, उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, यह किसी प्रधानमंत्री के लिए कहना सही है या नहीं? नंबर 1। और नंबर 2, जब भी अखिलेश जी से पूछा जाता है कि अरे भाई आपकी इंडिया अलायंस में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो कहते हैं ये हमारी अंदरूनी स्ट्रैटेजी है, हम नहीं बताएंगे, यानी कि राहुल गांधी का नाम नहीं लेते। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहां एक दूसरे को प्रधानमंत्री तो आप बनने देना नहीं चाहते, लेकिन साथ है, और किस तरह का साथ है ये देश भी देख रहा है। नावका जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करूंगा और मैं आपका आभारी हूं कि आपने ये बात कही कि प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति को ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये पूरे देश को ये भाषा आखिरी है। ये छोटे मोटे ट्रोल बोलते रहे, छोटे मोटे इनके प्रवक्ता या छोटे गली मोहल्ले के नेता बोलते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, देश का भी नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने जो ये भाषा बोली है बहुत दिल दुखाने वाली है। दूसरे, मैं डॉक्टर अजय आलोक का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने एक सच बोला कि राहुल गांधी ईमानदार आदमी है। ये सच्चाई है, राहुल गांधी ईमानदार सच्चे आदमी, उन्होंने कहा सच्चे आदमी है और ईमानदार भी है। लेकिन आधा सच मैं और बता देता हूं, ये आधा सच तो इन्होंने बता दिया कि माननीय मोदी जी झूठे भी आदमी हैं और बेईमान भी आदमी हैं। झूठ बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, और बेईमान इसलिए हैं कि लगातार मुद्दों से गुमराह करते हैं, इधर उधर भटकाते हैं। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक के पास ले जाना चाहिए। अगर कोई आदमी ये कहता हो कि मैं ऐसे पैदा नहीं हुआ हूं जैसे बाकी लोग पैदा हुए हैं, मैं अपने माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ हूं, बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे तो ईश्वर ने उतारा है, तो उसे मानसिक रूप से स्वस्थ मान सकते हैं हम? ऐसे व्यक्ति को, मनोवैज्ञानिक को दिखाने की सख्त जरूरत है। तो ये इसमें क्या गलत कह दिया? दूसरी बात जो राहुल गांधी ने बोला है वो इस देश की एक कड़वी सच्चाई है कि इस देश का सिस्टम पिछड़ों के और दलितों के खिलाफ है। ये सच हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना इस देश के हित में होगा। जब तक हम इसे नकारते रहेंगे और खुद बेईमानी करते रहेंगे अपने आप से भी, देश को न्याय नहीं मिल पाएगा, और न्याय नहीं मिलेगा तो देश का नुकसान होगा। सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारे संविधान में इसीलिए की गई है कि सभी लोग इस देश को अपना देश माने। कुछ लोगों को ऐसा न लगे कि हमारे देश में कोई हिस्सा ही नहीं है। अगर हम पुराना इतिहास पढ़ते हैं तो 1-1 हजार, 2-2 हजार, 12-12 हजार, 15 हजार सैनिक लेकर लोग आए, 20-30 करोड़ के देश को रौंदते हुए चले गए। उसका कारण इस देश की जाति व्यवस्था थी। इस देश में 90% लोगों को लगातार यह एहसास कराया जाता है कि देश तुम्हारा नहीं है, तुम हमारे गुलाम हो, कौन कराता तुम हमारे नीचे रहो। कौन करा रहा था इतने सालों में? कौन करा रहा था? बीजेपी तो बहुत बाद में बनी ना, इतने सालों कौन करा रहा था? पहले तो इतिहास देखिए। दूसरी बात, और ये मैं असीम वकार साहब से पूछूंगी। असीम वकार साहब, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो किस संदर्भ में कहा? संदर्भ में यह कहा कि जब मुझसे अब लोग मिलते हैं, कई बार मेरा
हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं आप 10 साल में आपने जो किया ऐसा लगता है आप इंसान नहीं, आप कोई अवतार हो। और ये चीज कही है लोगों ने, रैलियों में लोग जाकर कहते हैं मैंने आपको साउंड बाइट्स और तस्वीरें दिखाया है। और ये कई नेताओं के साथ होता है। प्रधानमंत्री मोदी पहले नेता ऐसे नहीं है, कई लोग पहले के प्रधानमंत्रियों को भी बोल चुके हैं, इंदिरा गांधी जी को भी बोलते थे, जो लोग उनमें विश्वास करते थे ऐसा कहते थे उनको, लेकिन संदर्भ वो था। तो फिर इस बात का आप क्या कहेंगे जो राहुल गांधी कहते हैं मैं राहुल गांधी नहीं हूं, मैंने अपने अंदर के राहुल गांधी को मार दिया है। तो ये कौन सा लॉजिक है भाई? तो ये मनोवैज्ञानिक के पास जाने वाली स्थिति नहीं है। अब ये भी बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो हाथ इसलिए जोड़ रहा हूं कि मैं इंडिया गठबंधन के किसी भी दल का नेता नहीं हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रहा हूं क्योंकि मैं इस देश का बेटा हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं भारत को बचाना, भारत के संविधान को बचाना, भारत के ओबीसीज, एससी, एसटीज के आरक्षण को बचाने की लड़ाई में खुद को शामिल इसलिए करता हूं क्योंकि मैं इस देश को अपना देश, अपना धर्म मानता हूं। लेकिन आपने ऐसा सवाल पूछ लिया मुझसे, अब जवाब दे दूं तो अगर इनकी तरफ से जवाब दूं, इंडिया गठबंधन वालों की तरफ से, तो मसला ये खड़ा होता है कि साहब ये तो हमको दुश्मन मानते हैं। लेकिन फिर भी साहब जवाब दिए दे रहा हूं मैडम, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जब ये पूछा जाता है कि आप आम कैसे खाते हैं, तो दिल में आया बहुत कि शायद कभी मौका मिल जाए और वो मुझसे पूछ लें कि गुठली कहां फेंकते हैं, तो मैं बताऊं कि गुठली कहां फेंकता हूं। लेकिन जब देश के गृह मंत्री मंच पर चढ़कर, भारत जैसे महान देश के गृह मंत्री जब ये कहते हैं कि 4 जून के बाद ये दोनों लड़के, अखिलेश और राहुल जी के बारे में कहा गया कि दोनों थाईलैंड चले जाएंगे छुट्टी मनाने, जवाब तो मैडम इतना कर रहा है मेरे पास कि आप सोच नहीं सकती कि ऐसा जवाब भी हो सकता है। भाई जब ये कहा जाए कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, दुनिया में जितने भी मनुष्य प्रजाति के लोग पैदा हुए हैं वो सब बायोलॉजिकल हैं। कोई ऐसा नहीं है जो बिना मां बाप के टपक गया हो। ऐसा कोई बयान मुझे नहीं याद पड़ता प्रधानमंत्री ने खुद कहा हो। संदर्भ में कहा है किसी चीज के, तो आप उसको तोड़ मरोड़ दें तो अलग बात है। अरे मैडम मुझे बोलने तो दीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि क्या आप इसको मानेंगी कि देश के मेन विपक्ष के 2 बड़े नेता थाईलैंड जाएंगे? थाईलैंड के अलावा क्यों नाम नहीं लिया? थाईलैंड का जिक्र क्यों हुआ? क्या गृह मंत्री को यह कहना चाहिए? उसके बाद में कहा जाता है कि सब परिवार के लोग हैं, परिवार को दे रहे हैं। अरे भाई जिसका परिवार होगा वही तो बात करेगा परिवार की। अब आपका बेटा है या आपकी बेटी है या आपका परिवार है, तो आप अपने परिवार को मान्यता देंगी, सम्मान देंगी, सब कुछ देंगी कि नहीं देंगी? परिवार बनाइए, कौन मना करता है? परिवार बनाने के लिए पर इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आज मैं यहाँ एडिटर की कुर्सी पर बैठी हूं तो कल आके मेरा बेटा इस एडिटर की कुर्सी पर बैठेगा। जो सक्षम होगा मेरे न्यूज रूम में, मेरे बाद वो आएगा। मेरिट पर बात किया करिए। और अगर आपको सवालों का जवाब देना है तो आपके लिए सवाल भी है। सोनी सिंह का सवाल बोकारो झारखंड से, वो पूछ रही हैं और कह रही हैं कि मेरा सवाल कांग्रेस और ओवैसी जी से है। ओबीसी आरक्षण को हटाकर माइनॉरिटी स्टेटस जब दिया जा रहा था, जिसका जिक्र बीजेपी कर रही थी, तब राहुल जी का सिस्टम कहां सोया था? 2009 में तो वो पर्चा फाड़ रहे थे, तब याद नहीं आई कि गरीब का आरक्षण छीनकर माइनॉरिटी को क्यों दिया जा रहा था? सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, ताली इसलिए बजा रहा हूं कि बहुत बढ़िया बात पूछ ली आपने। यही बात से मोदी जी कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन भारत के संविधान में जो आरक्षण दिया गया है उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर दलित
धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुसलमान धर्म में चला जाएगा तो उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन वही दलित अगर सिख और बौद्ध और हिंदू हो जाएगा तो उसको दे दिया जाएगा। मैं फैक्ट अगर चेक करवा रही हिंदू हूं, दलित, क्या सिख ये दलित, सही है? बौद्ध दलित है धर्म के अनुसार तो आरक्षण देंगे आप। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूं। बात तो अजय सुनिए आलोक जी, मेरी। आप इसका जवाब दीजिए। अजय आलोक जी। अरे मैडम मेरी देखिए, बात तो पूरी हो जाने सबसे बड़ी दीजिए, बात फिर कि और ले हमारे लीजिएगा जवाब बढ़िया सा। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे बात तो संविधान में समझिए। साफ साफ लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। और यहां पे ये तीनों जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, एआईएमएम हो और सपा हो, सपा के तो आज इनके सांसद खुलेआम घोषणा कर दी उन्होंने कि सरकार बनने पे हम मुस्लिम को आरक्षण देंगे, संविधान में संशोधन करेंगे। आज तो घोषणा कर दी है उन्होंने। ओपनली ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हर हालत में चाहिए। कांग्रेस के तो पूछना ही नहीं, उसने तो कर्नाटका में करके दिखा दिया, आंध्रा में करने की कोशिश की। और पश्चिम बंगाल का कलकत्ता हाईकोर्ट का डिसीजन, सारे के सारे ओबीसी लिस्ट को पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। और आज कांग्रेस के बड़े नेता और प्रवक्ता, उनके मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। तो ये तो इनका क्या इंटेंशन है? ये पिछड़ों का, दलितों का और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण मार के मुसलमानों को देना चाहते हैं। इसी को प्रधानमंत्री जी अब कहते हैं कि इनकी ये मंशा है। इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, ये आपका वेल्थ को पता करेंगे, सर्वे करेंगे, एक्सरे करेंगे। सोना कहां है उसी पे उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र तक ले लेंगे आपका, तो उस एक्सरे करेंगे। हम कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों की एक्सरे करेंगे, तो इनको बड़ा दर्द होता है। और इनकी इतनी हिम्मत की एक्सरे करेंगे किसके घर में कितना सोना पड़ा है, वेल्थ असेसमेंट करेंगे, उसका वेल्थ को बांट देंगे। मतलब क्या ये खतान लगाओ कि देश है? और आप जो कह रहे हैं कि मैं इसी देश का हूं, मैं इसी देश का हूं, तो कौन इस देश का नहीं है? आप कौन समझता है कि वो इस देश का नहीं है? किस पे आप कमेंट मार रहे थे असीम वकार साहब? सवाल सबको समझ रहा है ना कि कौन किस देश का नहीं है। और जो प्रधानमंत्री ने सवाल ये है आज की तारीख में कि चुनाव, जो प्रधानमंत्री ने ओबीसी का मुद्दा उठाया था, वो तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने सही भी कर दिया। और शुभंकर भट्टाचार्य जी, जब हाईकोर्ट ने जो कहा उस पर ममता बनर्जी ने कल क्या कहा वो भी सुन लीजिए, फिर आपसे सवाल पूछती हूं। আজকেও আমি শুনেছি কোন একজন জাজকে দিয়ে, যিনি সারাক্ষণ ভদ্রলোক জাজ হিসেবে তাকে আমি সম্মান করি, অনেক ব্যাপারে বিখ্যাত, কাজ নেই কর্ম নেই, কদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে না মাইনরিটিসরা তফসিলিদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে, এটা কখনো হতে পারে? তাহলে সংবিধান ছেড়ে ভেঙে দিতে হয়। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। जजमेंट के बारे में तो जो बोली और उनके पास इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन जज के ऊपर ऐसा कहना, क्या ये दर्शाता है कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बचाएंगे? शुभंकर जी। नाविका जी, जितना पोर्शन आपने बंगला में सुना है, क्योंकि मैं बंगाल से हूं, बंगाली हूं, और जितना मुझे बंगला समझ में आया उसमें उन्होंने जितनी बात कही वो माइनॉरिटी के लिए जो प्रधानमंत्री की जो बयानबाजी थी उसके उन्होंने खिलाफ में उन्होंने बोला। जितनी बात आपने सुनाई, मैं आपकी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, आप उसको किसी भी बंगाली से सुनवा लीजिए, मुझे तो वही सुनने में है। बांग्ला मुझे भी बात समझ यहाँ आती पे ये है जो अहम बात, बंगाल में पैदा मैं भी हुई यहाँ हूँ। पे लोगों को मिर्ची लग रही है, मैं वो बताता हूँ। मैं उसके लिए मैं मिर्ची जहां लग रही है वो मैं बताता हूँ। मिर्ची इस बात से लग रही है क्योंकि जब बात प्रावधान की गई कि भाई उसमें मुस्लिमों का ये जो है वो प्रावधान दिखने लगा, तुरंत मिर्ची लगनी शुरू हो गई। मैं आपको बात बताऊं, अगर यही बात है तो बार बार ये कहा जाता है कि भाई मुस्लिमों की तुष्टीकरण, ये बात तो 15 साल से चल रही है ना। तो ठीक है, आप देख लीजिए कि आरक्षण और वहां पे जितना निकला है उसकी गणना करवाइए और बताइए भाई एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वो तो आपकी अपनी एजेंसी है। आप उससे पूछिए ना कि वहां पे कितने मुसलमानों को मिल गया और उसका परसेंटेज कितना है जो हिंदुओं को मिला। वो बताते वो कतराएंगे। बताएं क्यों? क्योंकि एनसीबीसी ने थोड़े दिन पहले ही, ये 16 मई की बात है, जब इन्होंने लेटर पंजाब और वेस्ट बंगाल दोनों को भेजा था, जहां से मुद्दा ये शुरुआत हुई, जहां पे ये बात बताई गई कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सीलिंग रखी गई है 50% आरक्षण की, वहां पे आप कम जा रहे हैं तो ओबीसी मामले में बढ़ाया जा सकता है।
तो पुराना जो पूरा लिस्ट था वो फिर से इनके प्रावधान में दिया गया। प्रावधान, बात है प्रावधान, लेकिन क्या लाभार्थी उतने ही हैं? उसका परसेंटेज क्या है वो बताए ना। अजय आलोक जी तो मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, डॉक्टर है भाई, वो हर चीज में ज्यादा नॉलेज रखते हैं। उनसे पूछिए कि आपने क्या गणना कराया, आप बता सकते हैं? मैं बताऊं, उन्होंने गणना दिया था एनसीबीसी का, प्लीज रिपोर्ट आप खंगालिए। वहां पे साफ तौर पे बताया जा रहा है कि प्रावधान तो दिया जा रहा है, लेकिन इसका जो फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ, ये 2012 की रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ 17% मुसलमानों तक पहुंच पा रहा है। और उसका कारण भी दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा फैलाव है, उसमें से कुछ जो कास्ट सेगमेंट है वो कुछ एरियाज में मौजूद ही नहीं है, इस वजह से वो कभी शामिल ही नहीं हो पाए। और इसके विषय में उसके पास एजुकेशन भी नहीं है। बात तो नौकरियों की तब हो जब आप नौकरियां दें, तब तो बाकी नौकरियों के आरक्षण और इन सब चीजों की बातचीत हो। हाँ, एक बात मैं जरूर मानता हूं नाविका जी कि ये जो पूरा जो इलेक्शन है ये जहरीला बहुत होता गया है। अब ये कह देना कि वो सही बोल रहा है कि ये सही बोल रहा है, मैं तो सभी को लेकर कहता हूं, मैं टीएमसी को लेकर भी कहता हूं, यहां नेताओं ने जहर बहुत उगले, किसने किसके प्रति क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही सवाल अगर पब्लिक भी पूछ रही है। कुलदीप चंदेल का दिल्ली से सवाल है, राहुल गांधी सिस्टम को अच्छे से समझते हैं, बात सही है। मैंने 1986 में एलपीजी की एप्लीकेशन सबमिट की थी, कनेक्शन हमें 1995 यानी 9 साल बाद मिला। आज एलपीजी 2 घंटे में मिल जाती है। क्या मोदी के जमाने के सिस्टम में फर्क साफ नहीं है? कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। जरूर जवाब दूंगा नविका जी। 3 चीजें हैं और मुझे तीनों चीजों का जवाब दे लेने दीजिएगा। पहली चीज तो सिस्टम पे आपको बता दूं कि कांग्रेस के 55 साल का सिस्टम यह था कि एक घरों में काम करने वाली महिला का बच्चा जो अपने आप को चाय बेचने वाला कहता है, वो देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचता है। और जब वो प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचता है तो वो पूरे देश को पकौड़ा बिचवाने लगता है, चाय बिचवाने लगता है, उसको रोजगार कहने लगता है। तो ये कांग्रेस का विकास और मोदी जी के विकास का अंतर समझ लीजिए। और दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से जो है वो बायोलॉजिकल और उसकी बात हुई है, और बीच बीच में इन्होंने जो कमेंट किए हैं, प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के, जिसमें मुस्लिम शब्द ही नहीं है, उसको लेकर के उन्होंने 2 से 3 बार अलग अलग मीटिंग्स में बयान दिए। वो क्या थे? मंगलसूत्र का बयान दिया, वो क्या था? उन्होंने जिस तरीके का स्तर गिराया है वो स्तर तो कहीं देखने में नहीं आ सकता। और दूसरी चीज, महिला सुरक्षा की बात करने के कितना बड़ा आडंबर है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के लड़के को आप टिकट देते हैं, आप प्रज्वल रेवन्ना का जो है वो समर्थन करने जाते हैं वहां पर। आप ये समझिए, ये किसी भी तरीके से ये इतने बौखला गए हैं कि ये कुछ भी बोल रहे हैं। और संरक्षण की आपको बड़ी चिंता है कमलाकर त्रिपाठी जी, लेकिन स्वाति मालीवाल पर एक शब्द नहीं निकला राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा के मुंह से, ना संदेश खाली के बारे में एक शब्द निकला उनके मुंह से। लेकिन अजय आलोक सवाल जो उठाए हैं कमलाकर त्रिपाठी ने, उनका जवाब दीजिए। मणिपुर पे साहब का निकला था क्या शब्द? अच्छा, यानी कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी तो लगता है कि नहीं लगता है? अजय आलोक जी। कमलाकर जी से बड़ा ये पूछ लीजिए नविका जी कि इनके मैनिफेस्टो में जो लिखा था एम्पावर, अरे एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए, सुनिए सही। आपके मैनिफेस्टो में जो लिखा था कि विल एम्पावर पर्सनल लॉ बोर्ड्स, ये पर्सनल लॉ बोर्ड राहुल गांधी जी के अंकल का है। किसका है पर्सनल लॉ बोर्ड? किस धर्म में पर्सनल लॉ बोर्ड होता है जरा, जिसको आप एम्पावर करेंगे? बताएंगे? हिम्मत है? कहते हैं कि मुस्लिम कहीं नहीं लिखा हुआ है। वी विल फैसिलिटेट एंड वी विल आस्क द बैंक, हम बैंकों पे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे दबाव बनाएंगे के माइनॉरिटी को लोन दिए जाए। ये पता है? एक मिनट पहले मैं जब खत्म कर लूं उसके बाद, एक मिनट सुनिए, हिंदू लॉ बोर्ड नहीं है, ठीक है ना? एंड वी अपोज मेजॉरिटेरियनिज्म हुआ है देश का, we will continue to oppose मेजॉरिटेरियनिज्म। रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कौन है मेजॉरिटेरियन यहाँ पे इस देश में? कांग्रेस करेगी। इस देश में मेजॉरिटेरियन कौन है? अरे कमलाकर जी सुनिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं? राहुल गांधी कुछ नहीं करेंगे, निकम्मे
राहुल गांधी से कुछ नहीं होने वाला है, ऊपर का हिस्सा खाली है, राहुल गांधी करेंगे। बड़ा अच्छा किया। अब शब्द ना इस्तेमाल करें, कम से कम डिबेट में, रैली में जो भी इस्तेमाल होता है उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कम से कम यहां ना करें। एक मिनट, एक सवाल और है भाई देवघरे का। नागपुर से सवाल है, मोदी को मनोचिकित्सक की जरूरत बताने वाले राहुल गांधी क्या 5-5 पत्रकारों के इंटरव्यू को फेस कर पाएंगे? मनोज जैन रिंकू का सागर मध्य प्रदेश से सवाल है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जब से इंडी गठबंधन बना है तब से आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस बेचारी हो गई है और बाकी सब कांग्रेस पर हावी हो रहे हैं? जवाब दीजिए त्रिपाठी जी। कदापि नहीं। हमारे गठबंधन का हर पार्टनर जो है वो इक्वल है और सारे लोग एक साथ मिलकर के एक दिशा में काम कर रहे हैं, सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। भारत पे जो संवैधानिक संकट मंडरा रहा है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये कोर्ट के वर्डिक्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर डेमोक्रेटिक सेटअप के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए नविका जी, बीच में मत चौंकिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई, लीडर अपोजिशन और प्रधानमंत्री, इन्होंने उसको चेंज करके प्रधानमंत्री और उनके एक मंत्री और लीडर अपोजिशन, ताकि बैलेंस ऑफ पावर उनके फेवर में रहे। ये करने की क्या जरूरत पड़ी थी? इसलिए कि ये पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप को ही ध्वस्त कर देना चाहते हैं। ये तुमसे पहले भी जो तख्त नशी था उसे भी अपने खुदा होने पे यकीन था। तो आप मोदी जी को ये बात समझ लेनी चाहिए। चलिए, आज देश की जनता उनके विरोध चलिए इस सवाल का जवाब अजय आलोक से लेंगे, लेकिन राजकुमार भाटी जी, अब इंडिया अलायंस इतनी साथ है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ साथ, चंडीगढ़ में साथ साथ, लेकिन 20 किलोमीटर दूर जाओ पंजाब में तो एक दूसरे को गिरफ्तार कर रहे हैं, गालियां बोल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या चोर चार बोल रहे हैं एक दूसरे को। अब अगर आप वैसे गठबंधन में नेशनल लेवल पर हैं तो बंगाल में ममता जी मानती नहीं कि कांग्रेस पार्टी कहीं आसपास दिख भी जाए उनके साथ। मैं पूछना चाहती हूँ राजकुमार भाटी जी, ये कौन सा गठबंधन है? इसका क्या आपस में अंडरस्टैंडिंग है? और अखिलेश जी कभी क्यों नहीं कहते कि हाँ मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, या राहुल गांधी बनेंगे, या ममता बनर्जी बनेंगे? किसी का भी नाम लेने से इतना क्यों कतराते हैं? नवका जी, इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने अभी तक, आज की तारीख तक, ये दावेदारी प्रस्तुत नहीं की है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अखिलेश यादव जी क्यों करें? हमारे बीच में एक मत है, एक राय है कि हम रिजल्ट आने के बाद चुने हुए सांसद तय करेंगे कि नेता कौन होगा। ये हमारी रणनीति है, ये हमारी सोची समझी हुई योजना है। इसमें कोई, और ये संविधान भी यही कहता है, हमारा संविधान में भी व्यवस्था यही है कि सांसद निर्वाचित होने के बाद वो अपना नेता चुनते हैं। पहले से प्रधानमंत्री घोषित कर देना असंवैधानिक है और वो एक जो राजशाही का, सामंतशाही का प्रतीक है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आज पार्टी न रह के, आज जो चुनाव लोकसभा का चल रहा है वो न भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, न एनडीए का चुनाव है, वो मोदी का चुनाव है। लो, आज ये नहीं कहा जा रहा कि बीजेपी की गारंटी या एनडीए की गारंटी, मोदी की गारंटी। फिर से किसकी सरकार आएगी? एनडीए की सरकार या बीजेपी की सरकार नहीं, मोदी सरकार। ये तानाशाही, ये सामंतशाही, ये अधिनायकवाद एनडीए को और बीजेपी को मुबारक। हम उस रास्ते पर चलना नहीं चाहते। हम लोकतांत्रिक समाज में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक पार्टी हैं, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है और इस पे हम कायम रहेंगे। चुनाव के बाद बहुत आराम से बैठ के सर्वसम्मति से नेता तय हो जाएगा। मैं आप उस पर जरूर कायम रहिए, लेकिन कौन तानाशाह है कौन नहीं, ये इतिहास में भी लिखा है। लेकिन फैक्ट चेक असीम वकार साहब आपकी बात पर, एज पर आर्टिकल 16(4) one of the main purposes of reservation is to provide adequate representation of all classes in government services. इस बात का जिक्र नहीं कि रिलीजन के आधार पर आरक्षण दिया जाए, और ये पब्लिक
पब्लिक डोमेन में है कि आरक्षण का आधार इस देश में सामाजिक पिछड़ापन है, ना कि धर्म का आधार। इसलिए धार्मिक आधार पर दिए गए आरक्षण कोर्ट में भी नहीं टिक पाते। मुझे कहीं नहीं मिला कि बौद्ध को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन पूछना चाहती हूं, जितनी आबादी उतना हक अगर बात की जाती है इस देश में, तो फिर सिखों का तो 2% की आबादी है, कितना हक देंगे 2% का? यह सवाल सोचना पड़ेगा। और यही आज बात है पूरे चुनावी दंगल की। नेताओं के बयान चुनाव की दिशा जरूर तय करते हैं, लेकिन वोट देने वाली जनता बयानों के साथ साथ नेताओं की नीयत और उनका काम भी परखती है। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं तो उस सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जो देश चलाता है, तो उन्हें अपना विजन और मिशन भी सामने रखना चाहिए। सिस्टम अगर पक्षपात करता है तो उसे कैसे सुधारेंगे ये भी बताना चाहिए, और अब तक क्यों नहीं सुधारा। इतने साल, इतने दशक अगर कांग्रेस पार्टी रही तो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, ठीक क्यों नहीं किया? सिर्फ स्टेज पर बैठकर अपने ही सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ देना क्या सबके लिए न्याय करेगा? आबादी के हिसाब से भागीदारी देने की बातें क्रांतिकारी जरूर लग सकती हैं, लेकिन इससे सिस्टम कैसे सुधरेगा इसका कोई खाका बताया है किसी नेता ने? जनता, आपको पता चला कि कैसे ये खाका बनेगा, कैसे ये मुद्दे सही होंगे? क्यों गरीबी हटाओ 1971 से लेकर आज तक खटाखट 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 यूं ही चली जा रही है? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं, लेकिन जाने से पहले देखो खेलो जीतो प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम भी बताना चाहती हूं। 12 मई के विजेता हैं राकेश कुमार पांडे जौनपुर उत्तर प्रदेश से, सतीश चहल हरियाणा, रोहित सागर गाजियाबाद से। 13 मई के विजेता विनोद कुमार यादव सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, फूलचंद गढ़वाल राजस्थान से, जितेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश से। 14 मई के विजेता हैं विजयपाल सिंह त्यागी गाजियाबाद लक्ष्मी नारायण से, बीकानेर राजस्थान से, और सुभाष चंद्र अग्रवाल पश्चिम बंगाल से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और दर्शकों, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।